अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बेटा? खैरियत से हैं? एवरीथिंग इज परफेक्ट बेटा। वीडियो, साउंड, स्क्रीन शेयरिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। चलो जी। बेटा कल की क्लास का एंड हमने इस क्वेश्चन पे किया था। ये आपको मैंने एज एन असाइनमेंट दिया था। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। बहरहाल मैंने तो कराना ही है, इसको डिस्कस करना है। हमने कल की क्लास के एंड में बात की थी कॉम्प्लेक्स एसिड पे। कॉम्प्लेक्स एसिड एक ऐसा एसिड होता है कि जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ होती है। जैसे एयरक्राफ्ट की मैंने एग्जांपल दी थी, राइट? तो अब हर कंपोनेंट को उसकी अपनी अपनी जिंदगी पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर देना। हर कंपोनेंट को अपनी अपनी लाइफ पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर देना। ओके, याद आया? फिर मैंने कहा था कि एसओएफपी में वो एक सिंगल एसएटी रिपोर्ट होगा, लेकिन नोट्स टू दी अकाउंट्स में, डिस्क्लोजर में उसकी सारी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आप लोग को दिया था एलीट लेजर के नाम से, ये एक पास्ट पेपर है। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह एग्जामिनर इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। ये तो एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। अब तो इसके एमसीक्यूज आते हैं और ओटी केस आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देगा और नीचे एमसीक्यूज वो आपको देगा, राइट? अब सुने, क्वेश्चन का नाम है एलीट लेजर। आपके सामने भी नजर आ रहा है और आपके पास मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया था, तो एक स्क्रीन पे भी आपके पास होगा। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं और वैसे आप चाहें तो यहां भी देख लें, लेकिन बेहतर एक और स्क्रीन पे हो तो बहुत अच्छा है। Elite Leisure is a private limited company that operates a single cruise ship. This ship was acquired on, ये अंडरलाइन कर लें, 1 अक्टूबर W6। सबसे पहली चीज है W6। पहले कैलेंडर रीड करना सीखें, कैलेंडर रीड करना सिखा रहा हूं। 1 अक्टूबर W6, आगे लिखा है 10 years before X6। देखो अब ये कैलेंडर कैसे आपने रीड करना है। जैसे लिखा है ना W6, इसके बाद अगला साल आएगा W7, फिर आएगा W8, फिर W9। अब सुनो, एक बार 9 आ गया ना तो अब अगला अगला नंबर में अल्फाबेट चेंज हो जाता है। के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एक्स। कौन सा अल्फाबेट आता है? एक्स। तो W9 क्या आएगा? X0, फिर X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9। 9 आ गया, अब अल्फाबेट चेंज हो जाएगा। फिर Y0, Y1, Y2, इस तरह। ठीक है, अब दिमाग से सोचो, जागो। यहाँ 1 अक्टूबर W6 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 10 years बिफोर 2000X6, यानी इसने समझा दिया, आपको हिंट दे दी। लेकिन आपको बहरहाल बाइंग डेट आपके जहन में आ गई, 1 अक्टूबर W6। अब डिटेल्स ऑफ द क्रूज शिप। अब देखो इसमें 3 कंपोनेंट्स है, मैंने कहा था ना डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट का नाम क्या है? ये रहा। दूसरे का नाम है केबिन्स और तीसरे का नाम है प्रोपल्जन सिस्टम। शिप फैब्रिक, केबिन्स एंड एंटरटेनमेंट एरिया और प्रोपल्जन सिस्टम। ठीक है, 3 इनके पास कंपोनेंट्स हैं। अब बात सुनो, एट 30th September X4 नो फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैड बीन इनकर्ड ऑन द शिप। यानी समझ लो 30 सितंबर X4 तक का टाइम गुजर गया। खरीदा कब था इन्होंने? 1 अक्टूबर W6 को, और आज क्या रेट हो गई है? 30th September X4। यानी इतना सारा टाइम गुजर चुका है। कितना साल? मैं गिना दूं, 8 साल। डायरेक्ट जहन में डाल लो 8 साल। कैसे?
W6 के बाद W7 1 साल, W8 2 साल, W9, फिर X0, X1, X2, X3 एंड X4, पूरे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं। मैं आपके सामने एक बार स्केच भी बना देता हूं, ये देखें, आप इसको भी देख लें। ये हो चुकी है डील 1 अक्टूबर X6 टू 30 सितंबर X4, आप इनको गिनना चाहें तो ये पूरे 8 सालें गुजर चुके हैं। और ये जो सवाल हमें करना है, अब रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायरमेंट वाला ईयर पढ़ें, रिक्वायरमेंट वाला ईयर पढ़ें सब। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ लीड लेजर क्रूज शिप एट 30 सितंबर X5, एट 30 सितंबर X5, ऐसा ही है। तो हमें जिस साल के लिए सॉल्व करना है वो इससे भी एक साल आगे, 30 सितंबर X4 के बाद जो अगला साल है उसके लिए हमें सॉल्व करना है, यानी 30 सितंबर X5 के लिए हमें सॉल्व करना है। ओके बेटा, पक्का ऐसा ही है। तो फिर बोल रहा हूं, हमने एसेट बाय किया था 1 अक्टूबर W6 को, हमने एसेट बाय किया था 1 अक्टूबर W6 को बेटा, फिर सुने। और आज डेट हो चुकी है 30 सितंबर X4, यानी 8 साल तो पूरे के पूरे गुजर चुके हैं। 8 साल तो पूरे पूरे गुजर चुके हैं। ओके राइट। और अब उसके अगले साल के लिए आपको एक्सट्रैक्ट बनाने, ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब पहला पैराग्राफ पढ़ लें, बल्कि मैं एक और छोटा सा काम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मैं 8 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल के 8वें साल की एनबीवी भी आपको देता हूं। चलो देखो, मैंने क्या करा, 3 कॉलम्स बनाए। एक पे लिखा कॉस्ट, देखें, एक पे लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक पे लिखा मैंने एनबीवी यानी कैरिंग वैल्यू। ओके, बताएं। सबसे पहले देखें, इसकी कॉस्ट कितनी है शिप फैब्रिक की, 300 मिलियन। क्वेश्चन मिलियंस में ही चलेगा। शिप फैब्रिक की कॉस्ट है, शिप फैब्रिक की कॉस्ट है 300 मिलियन। अब जरा देखें इसकी लाइफ, सामने देखो 25 साल आगे लिखा है स्ट्रेट लाइन, 25 साल स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 300 डिवाइड बाय 25, एक साल की आ गई। 300 डिवाइड बाय 25 साल करूंगा तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई। और अभी तक 8 साल गुजर चुके हैं, अभी तक 8 साल गुजर चुके हैं। तो इंटू 8 करूंगा, 300 डिवाइड बाय 25 इंटू 8, जरा देख लें कितना आया, 96। आज तक की डेप्रिसिएशन इसकी 96 हो चुकी है। 300 माइनस 96, ये आ गया 204। ये 204 की नेट बुक वैल्यू आ गई। सही है। ये ऐसे ही एक एक्स्ट्रा काम मैंने आपको कर दिया कि 8 सालों में कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 8 सालों में कितना डेप्रिशिएट हो गया, आज नेट बुक वैल्यू क्या बच रही है। ठीक है, ये शिप फैब्रिक के बारे में आपको बता दिया। अब दूसरा नाम है केबिन्स, केबिन्स एंड एंटरटेनमेंट एरिया। मैं सिर्फ केबिन्स लिख रहा हूं। केबिन्स कितने मिलियन का है बेटा, देखें 150 मिलियन का है। ठीक है, उसकी अपनी लाइफ कितनी है, देखो 12 साल स्ट्रेट लाइन, 12 साल स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं 150 डिवाइडेड बाय 12, एक साल की आ जाएगी। 150 डिवाइड बाय 12, एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई। मल्टीप्लाई बाय, ये एक साल की आ गई, इनटू कितने साल गुजर गए, 8 साल। तो 150 डिवाइडेड बाय 12 गालिबन बनता है, ये बनेगा आपका टोटल 100 बन जाएगा। हाँ, आज तक की डेप्रिसिएशन 100 बन जाएगी। तो बताओ 150 माइनस 100, इसकी आज एनबीवी है 50, इसकी एनबीवी कितनी है, 50 है। सही है। अब ये दो एसेट्स को मैंने दो पोर्शंस को डेप्रिशिएट करके आपको दिखा दिया। 8-8 साल, हम ये 8 साल 9th ईयर पे बात ही नहीं कर रहा। अब एक और एसेट है जिसका नाम है, एक और है उसका नाम है प्रोपल्जन सिस्टम। प्रोपल्जन सिस्टम वो कितने का लिया गया है, देखो 100 मिलियन का बाय हुआ है। वो 100 मिलियन का बाय किया गया और उसकी लाइफ है नंबर ऑफ आवर्स में, उसकी लाइफ गिवन है नंबर ऑफ आवर्स में, लाइफ गिवन है नंबर ऑफ आवर्स में, लाइफ गिवन है। सही। ओके, कितनी लाइफ है, 40,000 घंटे, 40,000 घंटे उसकी टोटल लाइफ है। अब जरा नीचे यहां से अंग्रेजी पढ़ो, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ से अंग्रेजी पढ़ो। इन द ईयर एंडेड 30th September X4, in the year ended 30 September X4, the ship had experienced a high level of engine trouble which had caused the company considerable lost revenue and compensation cost. यार हर अगले दिन इंजन खराब हो जाता था, तो इनका काम ही रुक जाता था और इनको पेनल्टीज देनी पड़ती थी अपने क्लाइंट्स को और सबको। अब क्या लिखा है, द मेजर्ड, ये देखो ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़े, द मेजर्ड एक्सपायर्ड लाइफ ऑफ द प्रोपल्जन सिस्टम एट 30 सितंबर। अजान हो रही है, चलो 1 मिनट रुक रहा हूं, अजान हो रही है।
ओके वो अचानक लाइट जाए तो उसी वक्त कर देगा ना, उसको बोल देना आप यहीं रहो। अच्छा प्यारे बच्चों, प्रोपल्जन सिस्टम 100 मिलियन का लिया था और उसकी ओरिजिनल लाइफ थी 40,000 आवर्स। प्रोपल्जन सिस्टम 100 मिलियन का लिया था, उसकी ओरिजिनल लाइफ थी 40,000 आवर्स। देखते हैं इन 8 सालों में कितने साल यूज हो गया। देखो ये लाइन पढ़ो, द मेजर्ड एक्सपायर्ड लाइफ ऑफ द प्रोपल्जन सिस्टम एट 30th September X4 was 30,000 घंटे। अब रुक जाओ, आज तक वो 30,000 घंटे यूज हो चुका है। तो अब 30,000 घंटे की मैं आपको डेप्रिसिएशन निकाल के बताता हूँ। देखो इधर, देखो सामने देखो, 100 मिलियन का हमने बाय किया था, डिवाइड बाय टोटल लाइफ थी 40,000 आवर्स। डन। 100 मिलियन का हमने बाय किया था, उसकी टोटल लाइफ थी 40,000 आवर्स। तो अगर आप 100 मिलियन को डिवाइड बाय 40,000 आवर्स से डिवाइड करोगे तो 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई, ये 1 घंटे की आ गई, मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे हो चुके हैं? 30,000 घंटे। 30,000 घंटे हो चुके हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 की डेप्रिसिएशन आ गई। आप तक कितनी आ गई? 75 की। 100 माइनस 75 विल गिव यू 25। आज इसकी एनबीवी है 25। आज इसकी एनबीवी कितनी है? 25 की एनबीवी है। सही। इसका मतलब इन शॉर्ट, कान खोलें प्लीज, इन शॉर्ट मैं तीनों एसेट्स को 8-8 साल डेप्रिशिएट करके 30th September X4 तक ले आया हूं। तीनों एसेट्स को 8-8 साल डेप्रिशिएट करके, तीनों पोर्शंस को 8-8 साल डेप्रिशिएट करके 30th September X4 पे ले आया हूं। 30th September X4 पे ले आया हूं। सही है। अब तीनों के साथ कुछ कुछ होना है। पहला, प्रोपल्जन सिस्टम के साथ क्या होना है वो हम पढ़ते हैं। 30 सितंबर X4 को प्रोपल्जन सिस्टम की एनबीवी कितनी है? 25। हाँ, देखते रहें। अब देखें, ड्यू टू दी, पढ़ें, अब देखें, पढ़ें, ड्यू टू दी अनरिलायबिलिटी ऑफ द इंजन्स अ डिसीजन वाज टेकन इन अर्ली अक्टूबर 2004। मतलब 30 सितंबर X4 का अगला महीना यानी नेक्स्ट ईयर जो शुरू होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, उसके बिल्कुल शुरुआत में ही, अर्ली अक्टूबर का मतलब बस अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगले साल के स्टार्टिंग में, in October X4 to replace the whole of the propulsion system at a cost of 140 million। हमने कहा भाई खत्म, हम नया इंजन ले रहे हैं। अब एक उसूल याद रखना, देखो यहां जब कभी भी रिप्लेसमेंट का वर्ड आए, जब कभी भी रिप्लेसमेंट का वर्ड आए और ओल्ड एसेट की कोई प्रोसीड नहीं गिवन है, इसका मतलब वो जीरो में बिका है। ये लिख लो आप, जब कभी भी रिप्लेसमेंट का वर्ड आए और ओल्ड एसेट की कोई प्रोसीड नहीं गिवन है, दैट मींस वो जीरो में बिका है। तो अब यहां पहला इल्मी इशू सुनो, यहां देखो, यहां देखें बेटा, बताओ जिस दिन ओल्ड एसेट हमने बेचा क्या? जीरो में ही बिका ना। उस दिन उसकी एनबीवी कितनी थी? 25। ये रही, देखो, जिस दिन ओल्ड एसेट बेचा उस दिन उसकी नेट बुक वैल्यू थी 25 और बिका कितने में? जीरो में बिका जीरो में, तो पूरा लॉस हो गया यार। एक चीज की एनबीवी 25 हो और वो जीरो में बिकेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया ना। हाँ, तो हम जो पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाएंगे उसमें सबसे पहला खर्चा बुक होगा लॉस ऑन डिस्पोजल। जो हम पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाएंगे उसमें सबसे पहला खर्चा क्या बुक होगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक पीएनएल एक्सट्रैक्ट आपको बना के देता हूं, देखें, सुने। ये देखें, पीएनएल ईयर एंडेड 30th September X5, पीएनएल ईयर एंडेड 30th September X5। सही है। तो पहला जो हम खर्चा बुक कर रहे हैं वो लॉस ऑन डिस्पोजल प्रोपल्जन सिस्टम। ओके, कितना है बेटा? 25 मिलियन का ये एक्सपेंस बुक कर दिया। एक, क्योंकि जब वो बिका तो कुछ भी हाथ नहीं आया, हाथ नहीं आया। अब देखें, उसको बेच के हमने नया सिस्टम ले लिया, तवज्जो फरमाइएगा। अब देखें, मैं आपको नया सिस्टम पूरा बताता हूं। देखें, नया सिस्टम यहां लिया है अर्ली अक्टूबर में,
और नया सिस्टम हमने लिया है 140 का। कितने का लिया है? 140। नया सिस्टम हमने अर्ली अक्टूबर X4 को 140 मिलियन का लिया, उसको कैपिटलाइज करेंगे, एसेट है वो हमारा, कैपिटलाइज करेंगे। अब इस साल वो भी यूज हुआ तो उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। सितंबर X5 वाले साल में वो यूज हुआ ना, देखो द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द न्यू प्रोपल्जन सिस्टम वाज 50,000 घंटे। नए सिस्टम की लाइफ कितनी थी? 50,000 घंटे, ठीक है। एंड द ईयर एंडेड 30th September X5 द शिप हैड यूज्ड इट्स इंजन फॉर 5,000 आवर्स। जबरदस्त बेटा, 140 मिलियन का न्यू इंजन लिया है, सुने 140 मिलियन का न्यू इंजन लिया है, जिसकी टोटल लाइफ है 50,000 घंटे। तो अगर मैं डिवाइड बाय 50,000 घंटे करूंगा तो 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 1 घंटे की। और इस साल वो 5,000 घंटे चला है, तो मल्टीप्लाई बाय 5,000 करूंगा तो उसकी इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। देखें किस तरह होगा। अगर मुझे इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, देखें डेप्रिसिएशन प्रोपल्जन सिस्टम नए वाले की, देखते रहो। 140 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स, 1 घंटे की आ गई है। 140 डिवाइड बाय 50,000 1 घंटे की आ गई। और इस साल कितने घंटे चला है? 5,000 घंटे। चलो ये आ गया 14 मिलियन। सही। तो आप यूं सोचें कि 140 मिलियन की चीज इस साल डेप्रिशिएट हुई है 14 मिलियन से। 140 मिलियन का नया एसेट इस साल 14 मिलियन से डेप्रिशिएट हुआ है, तो ईयर एंड पर आप उसकी एनबीवी बता सकते हैं। 140 माइनस 14 देखो कितनी होगी। 140 माइनस 14 विल गिव यू 126। खत्म, दैट्स इट। अब बताओ क्या क्या चीजें कहां जाएंगी। 140 मिलियन का एसेट तो कैपिटलाइज हुआ एसेट है, वो इस साल 14 से डेप्रिशिएट हुआ है। इस साल वो 14 से डेप्रिशिएट हुआ है, तो जितने अमाउंट से वो डेप्रिशिएट हुआ है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। हाँ, और ईयर एंड की नेट बुक वैल्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी, ईयर एंड की नेट बुक वैल्यू एसओएफपी में चली जाएगी। सही है। तो एसओएफपी में प्रोपल्जन सिस्टम ईयर एंड पे 126 का रिपोर्ट होगा, दैट्स इट। और ये जो फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन है ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। देख लो, मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, देखो ये रहा, यहां लिख देता हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रोपल्जन सिस्टम कितना है? 14 मिलियन, ठीक है। तो भाई प्रोपल्जन सिस्टम इस काम के बाद खत्म, प्रोपल्जन सिस्टम का मामला हल, खत्म, दी एंड। प्रोपल्जन सिस्टम इस काम के बाद खत्म। देख लो, देख लीजिए। सही। अब इसके बाद मैं सेकंड एसेट उठा रहा हूं, पहले कान खोलो। मैं उठा रहा हूं केबिन्स। केबिन्स को मैं सॉल्व करता हूं, सही है। केबिन्स को हमने, केबिन्स की हिस्ट्री सुनो, आपके पास क्वेश्चन भी मौजूद है, एक तरफ देखते रहें। केबिन्स हमने 1 अक्टूबर W6 को लिया था 150 मिलियन का। 150 मिलियन के केबिन्स लिए थे। 8 सालों में वो 100 मिलियन से डेप्रिशिएट हो गया। देखो 8 सालों में 100 मिलियन से डेप्रिशिएट हो गया, और आज उसकी एनबीवी 50 है। 150 का लिया था, 8 सालों में 100 से डेप्रिशिएट हुआ, और आज उसकी एनबीवी कितनी है? 50। अब इस पर हम एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर याद है? अपग्रेड। अपग्रेड, चलो अपग्रेड की इंफॉर्मेशन देखो, ये गिवन है, देखो ये देखो, आपके स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये पैराग्राफ देखो। एट द सेम टाइम as the propulsion system replacement, the company took the opportunity to do a limited upgrade, देखो अपग्रेड कराया, यहीं से हिंट मिल गई, to the cabins and entertainment facilities at a cost of 60 मिलियन। अब यहां रुको, यहां रुक जाओ, आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, छोड़ दो। आपने 60 मिलियन का खर्चा करके उसको अपग्रेड कराया, यानी यही 1 अक्टूबर X4 को, इसी अक्टूबर X4 में, सही है। सवाल ये कि 60 मिलियन कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। सवाल ये कि 60 मिलियन कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। तो याद करो, आप सब बच्चों को पढ़ाया पिछले दिनों कि कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या था। कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया ये था कि उसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़े, उसकी वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बेटा बढ़ जाएं, याद है। तो अब देखते हैं उसकी वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़े या नहीं बढ़े, देख लेते हैं। ये लिखा है ना, एंड रीपेंट द शिप फैब्रिक, इस लाइन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अलग से पढ़ाऊंगा शिप फैब्रिक को। आफ्टर द अपग्रेड, पढ़ना शुरू करो। आफ्टर द अपग्रेड ऑफ द केबिन्स एंड एंटरटेनमेंट एरिया फिटिंग्स, इट वाज एस्टिमेटेड दैट देयर रिमेनिंग लाइफ वाज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अपग्रेड। देखा, नहीं समझे यार, गिनो।
टोटल लाइफ थी केबिन्स की 12 साल, टोटल लाइफ थी केबिन्स की 12 साल और 8 साल गुजर गए। टोटल लाइफ इसकी थी 8 साल और सॉरी टोटल लाइफ केबिन्स की थी 12 साल और 8 साल गुजर चुके हैं। तो दैट मींस कायदे के मुताबिक रिमेनिंग लाइफ 4 साल बचनी चाहिए थी। कायदे के मुताबिक रिमेनिंग लाइफ 4 साल बचनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऐसा अपग्रेड कराया कि रिमेनिंग लाइफ 5 साल हो गई, तो 1 साल बढ़ गई ना लाइफ। हमने ऐसा अपग्रेड कराया कि 1 साल लाइफ बढ़ गई। तो लाइफ का बढ़ जाना इकोनॉमिक बेनिफिट ही तो है बेटा, लाइफ का बढ़ जाना इकोनॉमिक बेनिफिट है। हाँ, तो बेटा इसका मतलब क्राइटेरिया मीट हुआ तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। अब देखो मैं इसकी पूरी वर्किंग आपको जिस तरह पहले पढ़ा है उसी तरह समझाता हूं, आप हजरात प्लीज तवज्जो रखिएगा, समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं सारी चीजें लिखता हूं एक एक चीज वापस देखें। यहां देखो, यहां से स्केच देखो। 1 अक्टूबर W6 को पहली बार ये खरीदा था, ये 8 साल गुजरे, 30 सितंबर X4, ये देखो 8 साल गुजार दिए इसमें, 8 साल हो गए। आपने खरीदा था ये 150 मिलियन का। इन 8 सालों में आप देख सकते हो ऊपर भी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने 100 निकाली है, तो यहां इसकी एनबीवी कितनी हो गई 50। सही है, जिस दिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था उस दिन एनबीवी कितनी थी 50। अब आपने कितने का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया देखें 60 का। और बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब क्राइटेरिया मीट हो गया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गए, तो आप उसे कैपिटलाइज करोगे। 50 और 60 कितना है 110। सही है, अब आपका एसेट हो गया 110 का। अब बताएं, एक मिनट, मुझे इसके अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, ये अगला साल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है बेटा, देखें 110 का एसेट हो चुका है, 110 का एसेट हो गया है। अब देखो याद करो कितनी बार बोला है, कभी भी एसेट की लाइफ या उसकी स्क्रैप वैल्यू या उसकी खुद की वैल्यू चेंज हो जाए, एसेट की खुद की वैल्यू चेंज हो जाए, उसकी लाइफ, तवज्जो फरमाइए, या उसकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज होगी। तो इस बार लाइफ भी चेंज हुई है और वैल्यू भी चेंज हुई है। तो अब देखो ये फॉर्मूला था, मैं लिखता हूं, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नई वैल्यू कितनी है 110, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ है 5 साल, ये देखो, तो 110 डिवाइड बाय 5 22। बेटा इस 1 साल की जो डेप्रिसिएशन आई है वो आई है 22। अब बताओ इसी साल के बिगनिंग में एसेट आफ्टर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, आफ्टर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर एसेट 110 का हो गया था, आफ्टर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर एसेट 110 का हो गया था, उसमें से आप 22 रुपए निकाल दो। तो 110 में से अगर आप 22 रुपए निकालते हो तो ये एनबीवी ईयर एंड पे होगी, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, 88। ठीक है, बस इसी गेम में ये पूरा केबिन्स एंड एंटरटेनमेंट तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया जाओ, केबिन्स एंड एंटरटेनमेंट तुम्हारे सामने फुल टाइम सॉल्व कर दिया है। अब बच्चे ने कहा सिर्फ ये बता दो इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, एक चीज जाएगी, वो है फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन, और कुछ भी नहीं जाएगा, बाकी सब कैपिटलाइज हुआ है। इनकम स्टेटमेंट में बस फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन 22 रुपए जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में बस फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी 22 रुपए जाएगी, 22 रुपए जाएगी। ठीक है, मैं देखो आपके सामने बुक कर रहा हूं, सही, ये लो, ये आपके सामने बुक कर दिया। आप हजरात एक बार फिर आराम से इसको देख सकते हैं, ये रहा, देख लें। सही, अब वेरी लास्ट थिंग का नाम है, वेरी लास्ट थिंग का नाम है शिप फैब्रिक। आखिरी चीज शिप फैब्रिक बचा है, चलो वो भी समझ जाओगे इंशाल्लाह। देखो पढ़ो उसका, शिप फैब्रिक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन थी, ये पढ़ो, ये सेकंड पैराग्राफ में आ गया हूं मैं, ये पढ़ो।
एंड रीपेंट द शिप फैब्रिक एट अ कॉस्ट। ये रही, ये देख लो, ये रही। बस इतना। इन्होंने इसी साल या आखिरी साल शिप फैब्रिक को रीपेंट कराया है। अब कान खोलो, रीपेंटिंग कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? मेरी वीडियो में देखें, मेरे हाथ को देखें। एक एसिड बिल्कुल सही था, आप उसको यूज कर करके खराब करते हो। देखो इधर देखो, एक एसिड बिल्कुल सही था, आप उसको यूज कर करके खराब करते हो, फिर रीपेंट करा के उसको आप ओरिजिनल कंडीशन में ले आते हो। तो रीपेंटिंग सिर्फ मेंटेनेंस की तरह की चीज है, उससे एसिड बस रीस्टोर होता है, ओरिजिनल कंडीशन में आता है। तो रीपेंटिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आप कान खोल के सुने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 सेकंड में पीएल में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 सेकंड में पीएल में जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से एसिड की वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर बोल रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 सेकंड में पीएल में जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से एसिड की कोई वैल्यू। तो जब ना एसिड की वैल्यू चेंज हो रही है, ना उसकी लाइफ चेंज हो रही है, ना उसकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसकी डेप्रिसिएशन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नॉर्मल डेप्रिशिएट करेंगे। सही। आइए मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बताता हूं। देखो आओ, आखिरी देखो यहां, पहले तो मैंने इसकी रीपेंटिंग पीएल में ट्रांसफर कर देता हूं। ये देखो, ये देखें, रीपेंट शिप फैब्रिक कितना है? 20 मिलियन। ये तो पीएल में चले गया, सिंपल, डायरेक्ट पीएल में गया। रीपेंटिंग शिप फैब्रिक डायरेक्ट से पीएल में गया। अब बच्चे ने कहा इस आखिरी साल की इसकी डेप्रिसिएशन निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल देते हैं, 1 मिनट। आइए देखें भाई, ये 300 मिलियन का लिया था, ये रहा 300 मिलियन का लिया था, और इसकी ओरिजिनल लाइफ थी 25 साल। तो 300 डिवाइड बाय 25 से करके 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के 8 सालों से मल्टीप्लाई करा था, तो 8 सालों की 96 आई थी ना। देखें यहाँ, ये देखें, इधर मैं लिखता हूं, देखो 300 मिलियन का लिया था, और आपने क्या करा था, 300 डिवाइड बाय 25, तो 1 साल की बनती है कितनी? 12, और 12 को मल्टीप्लाई करा था आपने 8 से, तो यहां आया था ना 96, याद है? तो अब बेटा जरा सोचो, आज तक की डेप्रिसिएशन तो हमें पता थी, अब अगले साल के लिए हमें काम करना है। हमें करना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 30 सितंबर x5। तो कॉमन सेंस से सोचो ना यार, शिप फैब्रिक वाहिद एसेट है इस पूरे सवाल में जिसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट की वैल्यू भी चेंज ही नहीं हुई, ना कोई लाइफ चेंज हुई, ना स्क्रैप वैल्यू चेंज हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका डेप्रिसिएशन भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। हाँ, तो 300 डिवाइड बाय 25, जिस तरह हर साल 12 का बुक कर रहे थे, जिस तरह कान खोलो हर साल का 12 का पर एनम बुक कर रहे थे, इस साल भी 12 पर एनम का बुक कर लेंगे। 12 पर एनम की डेप्रिसिएशन बुक कर लेंगे, इस साल भी 12 की डेप्रिसिएशन बुक कर लेंगे। सही, ओके। अब मुझे बताओ, एनबीवी निकालूं। ओरिजिनल कॉस्ट थी 300 मिलियन, ओरिजिनल कॉस्ट वाज 300 मिलियन। इन 8 years we booked depreciation of 96 million, and in this year we booked 12 million। तो 96 एंड 12 कितना होता है? 104, नहीं 108। 96 एंड 12 108 होता है। ओरिजिनल कॉस्ट में से 300 मिलियन में से 108 लेस करो, तो आपके पास ईयर एंड की एनबीवी आ जाएगी। सही है, कितनी आई? 192। बस ये रही शिप फैब्रिक की एनबीवी आ गई। ठीक है। अब बच्चे ने कहा शिप फैब्रिक की डेप्रिसिएशन इस साल की जो है 12, वो पीएल में जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, ये रही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है 12। चलो अब एक काम करो, इन सबको ऐड कर लो, 93, ये लो, आपके पीएनएल में फाइनली 93 चला जाएगा। आई होप आप लोगों में से किसी ने इस तरह एग्जैक्ट भी किया हो, कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा बंदा टाइम दे तो कर सकता है। सही, ये आपका पीएनएल एक्सट्रैक्ट है, और हर तीनों पोर्शन के एनबीवीज मैंने ऊपर लिख दिए। देखें, तीनों पोर्शन की एनबीवीज
मैंने ऊपर लिख दिए, देख लो। ये देख लो, एक एनबीवी यहां लिखी है 126, एक ये एनबीवी लिखी है 88 और एक ये 192। ये तीनों एनबीवीज आपका देयर इज पीएनएल बैलेंस शीट में चली जाएगी, एसओएफपी में चली जाएगी, ठीक है। ओके, और ये आपका पीएनएल एक्सट्रैक्ट है, देख लें इसे। प्लीज देख लें। और काइंडली एक मैसेज कर दें मुझे अगर कोई इश्यूज हैं, अगर आप समझ गए तो भी मैसेज करें, इसका फीडबैक दें प्लीज। चलो, अब एक इश्यू ऐसा डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, मेजरमेंट मॉडल्स का, जो आप सबने लाइफ में एक बार पढ़ा हुआ है, F3 में भी पढ़ाया जाता है, ए लेवल्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ भी है। और क्या करें, एग्जामिन होता है, बाकायदा आता है एग्जाम में, तो लाजमी पढ़ाना है, लाजमी, चाहे आप लोगों को आता भी है तो भी पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कितने बच्चे भूल भी जाते हैं, तो पूरा एक असूल के साथ पूरा जीरो से पढ़ना होगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन वाला एरिया। चलो, अब सुने। चलो, अब मैं, देखो, हमने इनिशियल रिकग्निशन तो पढ़ ली थी, पढ़ ली थी हमने। क्या पढ़ी थी हमने इनिशियल रिकग्निशन? इनिशियली तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा था, प्लस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, सब कैपिटलाइज होती थी, वो इनिशियल हमने पढ़ा था। अभी हम फर्दर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं कि आने वाले कल में एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, आने वाले कल में एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। अब मैं इन ऑप्शंस को आपके सामने एक स्टाइल से लॉन्च करता हूं, एक तरीके से आपको समझाता हूं, सही है? आप लोग इन्वॉल्व हो, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। देखें, यहां देखें, दिस इज ईयर 0, दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2। बात सुने,
एक कंपनी ने एक जमीन खरीदी $100 मिलियन की। ईयर 0 पे कंपनी ने एक जमीन खरीदी $100 मिलियन की, $100 मिलियन की एक जमीन खरीदी, ठीक है। एक साल जब गुजरा ना तो प्रॉपर्टी मार्केट ने छक्का मार दिया और ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हो गई 250 मिलियन, ठीक है। तो अब डायरेक्टर के तो मुंह में पानी आ गया, उसने कहा यार मजे, उसने कहा यार ये तो प्रॉपर्टी कहां से कहां पहुंच गई। तो बोला मैं एक काम करता हूं, इसको रिवैल्यू करता हूं, रिवैल्यू मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करता हूं ताकि मेरी बुक्स अच्छी नजर आए। उसने रिवैल्यू कर दिया, ठीक। अगला साल हुआ रिसेशन, एकदम प्रॉपर्टी गिरी और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू गिर के हो गई लेट अस से 60 मिलियन, यानी कॉस्ट से भी नीचे आ गई, ओरिजिनल कॉस्ट से नीचे आ गई। अब डायरेक्टर घबरा गया, डायरेक्टर ने कहा अगर अब मैं मार्केट वैल्यू पे लाऊंगा तो मैं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो क्या कहने लगा बताऊं, बताओ मैंने एसेट कितने का खरीदा था, बताओ मैंने एसेट कितने का खरीदा था, और उसने कॉस्ट पे रिपोर्ट कर दिया। तो भाई दिस इज चोरी, ये चोरी कर रहा है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत कर रहा है कि जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ऊपर निकलती है तो रिवैल्यू करता है, और जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे आती है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा यार ये दो रंगी है, ये दो रंगी है, झूठ है, ये गलत है, ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हम नहीं मानेंगे। बोला इधर देखें, आज के बाद ये सब मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं डिलीट करवा दूंगा। आज के बाद आप लोग जब भी एसेट खरीदें तो शराफत से एक मॉडल पिक कर लें, या तो ये कॉस्ट मॉडल पिक कर लें या रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लें, या कॉस्ट मॉडल पिक कर लें या रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लें। और अगर आपने कॉस्ट मॉडल पे पिक किया तो फिर चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो फिर कॉस्ट पे चलो, और अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल एक बार पिक कर लिया तो फिर आपको हमेशा मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करना होगा, फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना होगा, चाहे एसेट ऊपर जाए या नीचे जाए, चाहे एसेट ऊपर जाए या नीचे जाए, फिर आपने एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा, फिर आपने एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा, फिर आपने एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा, ओके। चाहे वैल्यू फिर ऊपर जाए या नीचे जाए, फिर हमेशा फेयर वैल्यूएशन पे रिकॉर्डिंग होगी, हमेशा फेयर वैल्यूएशन पर रिकॉर्डिंग होगी, सही। तो ये पहली स्टेटमेंट इसलिए आई ताकि कंसिस्टेंसी हो, ताकि क्या हो, कंसिस्टेंसी हो, लोग इस तरह का फ्रॉड ना करें जो कर रहे थे, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी बात, मेरी तरफ देखें पहले, अब वीडियो सुननी है सिर्फ, बाद में पढ़ लेंगे। अब ये डायरेक्टर ने कहा ठीक है, इसने कहा आज के बाद मैं एक मॉडल पिक कर लूंगा। अब इसकी दूसरी हरकत सुनो, दूसरी गलत हरकत, कान से सुनो, गौर से सुनो बेटा, अब जरा इसमें मसाइल वाली बात है। इस कंपनी के पास 3-4 प्रॉपर्टीज थी, एक दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे एरियाज में थी जिनकी वैल्यूएशन ऊपर जाने के चांसेस थे, 2-3 प्रॉपर्टीज बेकार एरियाज में थी जिनकी वैल्यूएशन नीचे जाने के चांसेस थे। तो डायरेक्टर इतना चालाक था, उसने क्या करा, जो अच्छे अच्छे एरियाज की प्रॉपर्टीज थी ना, जो अच्छे अच्छे एरियाज की प्रॉपर्टी थी उन पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया, ताकि जब उसको रिवैल्यू करे और ऊपर जाए तो बेनिफिट अच्छा अमीर नजर आए कंपनी। और जो बेकार एरियाज की प्रॉपर्टीज थी उस पे इन्होंने क्या अप्लाई किया, कॉस्ट मॉडल। तो स्टैंडर्ड ने फिर हाथों से पकड़ लिया, बोला रुको, बोला ये जो आप हरकत कर रहे हो ना, ये आप चेरी पिकिंग कर रहे हो, इस हरकत का नाम उन्होंने रखा चेरी पिकिंग, चेरी पिकिंग। बोला भाई आज के बाद, और इसका इलाज क्या बताया, आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट पर, कान खोलो, आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट पर कोई एक मॉडल अप्लाई करा तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। फिर सुनो, आज के बाद किसी एक एसेट पर कोई एक मॉडल अप्लाई किया तो उसकी कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट पर वही मॉडल अप्लाई होगा। यानी आज के बाद अगर आपने डिफेंस वाली प्रॉपर्टी पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करा तो सारी प्रॉपर्टीज पे फिर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा। क्लास ऑफ एसेट का मतलब सारी प्रॉपर्टीज एक क्लास ऑफ एसेट है, गाड़ियां एक क्लास ऑफ एसेट है, फर्नीचर एक क्लास ऑफ एसेट है। तो अगर आपने आज के बाद किसी एक प्रॉपर्टी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करा तो फिर सारी प्रॉपर्टीज पे रिवैल्यूएशन मॉडल ही अप्लाई होगा, ठीक है, ताकि चेरी पिकिंग का खात्मा हो। समझ गए? तो ये सेकंड स्टेटमेंट आई। अब ये डायरेक्टर बहुत चालाक था, चालाकी भी की एक हद होती है। ये क्या करता था बताओ, इसने कहा ठीक है यार, हम अपनी तमाम प्रॉपर्टीज पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, जाओ हम अपनी तमाम प्रॉपर्टीज पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगली हरकत बदयांती देखो क्या थी, जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी ना उनको हर साल रिवैल्यू करता था, जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी उनको
हर साल रिवैल्यू करता था, और जो बेकार प्रॉपर्टीज थी उनको 5 साल में एक बार रिवैल्यू करता था। देखा चोरी। तो स्टैंडर्ड ने कहा देखो ये भी नहीं चलेगा। बोला अब और सुनो, बोला आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट को रिवैल्यू किया, आज के बाद अगर आपने किसी एक एसेट को रिवैल्यू करा तो उसकी कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट एक साथ उसी वक्त रिवैल्यू होगी। यानी अगर डिफेंस वाली प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर रहे हो तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी उसी वक्त रिवैल्यू होगी। ठीक, तो ये 3 गुनाह हो रहे थे, उसके 3 इलाज उन्होंने बता दिए। 3 गुनाहों के 3 इलाज उन्होंने बता दिए। ओके सही। अब एक नजर यहां देखें, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो ये सब 3 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। कंपनी शुड सेलेक्ट, ये पॉइंट नंबर 1 है, कंपनी शुड सेलेक्ट वन मॉडल इन द स्टार्ट, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। सही है। नंबर 2, इफ वन मॉडल इज अप्लाइड ऑन एन एसेट देन दैट मॉडल इज अप्लाइड ऑन कंप्लीट क्लास ऑफ दैट एसेट। आगे ब्रैकेट में लॉजिक लिखी टू अवॉइड चेरी पिकिंग। तीसरी बात क्या लिखी है, इफ एन एसेट इज रिवैल्यूड देन कंप्लीट क्लास ऑफ दैट एसेट इज रिवैल्यूड इमीडिएटली। ओके राइट। ये 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगली चीज, सर चले मान लेते हैं कि हम एक एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि हम एक एसेट को क्या कर रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं, सॉरी एक एसेट पे हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, एक एसेट और यानी उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट पे हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। सवाल, उसको कब कब रिवैल्यू करेंगे, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर में या हर साल में, कब रिवैल्यू करेंगे, कब रिवैल्यू करेंगे, एसेट को रिवैल्यूएशन करने की डेट क्या है। तो इसका ये जवाब है, ये ऑफिशियल जवाब है, भूलना नहीं। ये देखो, revaluation should be done frequently so that carrying values are not materially different from market value। ये बात याद रखना, frequently revaluation होनी चाहिए, और इस हद तक frequent हो के कभी भी कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस ना हो। कभी भी कैरिंग वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस ना हो। मटीरियल का वर्ड यूज किया है, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हो। बच्चे ने कहा बात समझाओ, मैंने कहा मैं समझाता हूं। इधर देखो मिसाल सुनो, ये देखें, मैंने ईयर 0 पे एक एसेट बाय किया 100 मिलियन का, ठीक है। एक साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 100.01। बस एक साल बाद मार्केट वैल्यू में सिर्फ 0.01 का चेंज आया, तो अभी ये इममटीरियल चेंज है। अब आप इसको 100 पे ही दिखा दो, कोई मसला नहीं है। यानी इममटीरियल चेंज की वजह से रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर के एंड पे उसका चेंज आ गया 130 मिलियन, मार्केट वैल्यू हो गई 130 मिलियन। सेकंड ईयर के एंड पे मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 130 मिलियन। अब मटेरियल चेंज आ गया, 30 मिलियन का फर्क आ गया। अब रिवैल्यूएशन होगी, अब आपको मार्केट वैल्यू पे लेकर आना होगा। सही है। तो मैं इस बात को बच्चों को एक तरीके से जहन में डाल देता हूं, एक बात बोलता हूं, आप सुने यार। एक बात जहन में रख लो, जब कभी भी मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आएगा तो रिवैल्यूएशन करनी है। जब कभी भी मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आएगा तो रिवैल्यूएशन करनी है। इवन अब एक बात सोचो, कभी कभार ईयर के मिड में भी मटेरियल चेंज आता है तो ईयर के मिड में भी रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। कभी कभार ईयर के मिड में मटेरियल चेंज आता है तो ईयर के मिड में भी रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। क्या करें, सही, ओके, पक्का, बोलो। तो मैंने क्या क्या स्टेटमेंट बताई आप लोगों को। मैंने ये बोला कि एक एसेट पिक, एक मॉडल पिक कर लो जब भी एसेट लो। दूसरा ये बात बोला कि आज के बाद किसी एक एसेट पर एक मॉडल अप्लाई करा तो उसकी कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट पे वही मॉडल अप्लाई होगा ताकि चेरी पिकिंग का खात्मा हो। नंबर 3, आज के बाद किसी एक एसेट को रिवैल्यू करोगे तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी। सही, डन। अब मैं बेसिक बचपन की आपको एंट्री सिखा रहा हूं, बचपन वाली। अब बच्चा बोलता है सर इसकी बुक कीपिंग सिखाओ। बच्चा कहता है कि इसकी बुक कीपिंग सिखाओ, उसकी बुक कीपिंग सिखाओ। सुने, डबल एंट्रीज कैसे बनती है रिवैल्यूएशन की, आइए आहिस्ता आहिस्ता करके करते हैं, सीख जाएंगे आप लोग। सही, चलो हेडिंग दे रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट, यानी लैंड। सही है।
अभी हम जिस एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं उसका नाम है जमीन। उसका नाम क्या है बेटा? जमीन। जिस एसेट को हम रिवैल्यू कर रहे हैं उसका नाम है जमीन। ओके, अब चलो ईयर 0, ईयर 1, चलो बेटा ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, C इज इक्वल टू A माइनस एल। आई होप आप लोगों को याद होगी ये। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स लेस लाइबिलिटीज। बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग पैदा ही इससे हुई है, याद है? अब मुझे बताएं, आपने एसेट 100 मिलियन का लिया था और जमीन ली थी, एक साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू पड़े पड़े 150 की हो गई, और आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करो तो मार्केट वैल्यू पे तो लाओगे। तो बताओ आप क्या एंट्री बनाओगे? आपका एसेट 50 मिलियन से बढ़ गया, आपका एसेट 50 मिलियन से बढ़ा। आप सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो डबल एंट्री बनेगी, ये देखो, एसेट डेबिट 50 मिलियन, एसेट डेबिट 50 मिलियन, देखते रहें। और जब एक एंड से ही देखो, एक एंड से एसेट बढ़ रहा है तो दूसरे एंड से ये इक्विटी और नेट एसेट भी बढ़ेगा। एक एंड से एसेट बढ़ रहा है तो दूसरे एंड से इक्विटी बढ़ेगी, नेट एसेट। तो सामने आप इक्विटी को क्रेडिट कर देना, किस नाम से? रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से क्रेडिट कर देना। एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, सही है, इक्विटी क्रेडिट। इक्विटी क्रेडिट होने का मकसद क्या बताऊं, ये बताऊं, जब भी वैल्यूएशन बढ़ती है तो उससे डेट होल्डर्स को फायदा थोड़ी होता है, मालिक को फायदा होता है। यार आज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मेरी ओन्ड है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे फायदा होगा ना। बेशक मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक वाले को फायदा नहीं होगा, लोन वालों को फायदा। तो लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इससे इक्विटी बढ़ेगी, ओनर की वेल्थ बढ़ रही है ना, इससे ओनर की वेल्थ बढ़ रही है, इस वजह से। अब बच्चे ने एक सवाल किया, बोला सर एसेट 100 मिलियन से 150 मिलियन का हुआ तो बेनिफिट हुआ ना? मैंने कहा हाँ हुआ। तो बच्चे ने कहा यार एक काम करो, डायरेक्ट एंट्री बना दो, लैंड डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, इनकम बुक कर दो एक सेकंड में, लैंड डेबिट और पीएनएल यानी इनकम बुक कर दो। मैंने कहा ना, हरगिज नहीं, नहीं 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 नहीं। मैंने कहा मैं इनकम तो बुक नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा जवाब सुनोगे, ये अनरियलाइज गेन है, ये एसेट पड़े पड़े महंगा हुआ है, ये अनरियलाइज गेन है, ये एसेट पड़े पड़े महंगा हुआ है, जेब में कुछ भी नहीं आया, जेब में कुछ भी नहीं आया, तो दैट्स वाई ये अनरियलाइज गेन है, तो इक्विटी में जाएगा। इन शॉर्ट समरी दे रहा हूं, एसेट कॉस्ट से ऊपर जब भी जाएगा तो वो इक्विटी में जाएगा, एसेट कॉस्ट से ऊपर जब भी जाएगा तो वो इक्विटी यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ओके, एक सवाल आया है, वैसे ये सवाल आधे पौने घंटे बाद कैटर किया जाएगा, लेकिन जब एसेट बेचेंगे तो आपको पता है जो फाइनल उसकी एनबीवी होती है, फाइनल एनबीवी और कैश प्रोसीड का फर्क होता है, वो गेन और लॉस में जाता है। फिर सुनो, फाइनल एनबीवी यानी फाइनल कैरिंग वैल्यू और जितने में वो बिकता है इसका जो फर्क होता है वो 1 सेकेंड में पीएनएल में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल होता है। ठीक है, ये मैंने अभी नहीं बताया कि जब एसेट बिकता है तो इस रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या होगा, छोड़ दो, ये मैं आधे पौने घंटे के अंदर ये कवर करूंगा, पूरा तफसील से कवर करूंगा, उस वक्त सही होगा, अभी नहीं हो सकता। ठीक है, सवाल आया इसलिए बता रहा हूं। अब बच्चे ने कहा सेकंड केस, ये केस 1 था, केस नंबर 1 में एसिड ऊपर गया। अब जिस तरह एसिड ऊपर जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो बच्चे ने कहा ये बताएं कि अगर हमने एसिड खरीदा, केस 2, हमने ईयर 0 पे एसिड बाय किया 100 मिलियन का और डायरेक्ट 1 साल बाद वैल्यू गिर गई, मार्केट वैल्यू हो गई 75। कितनी हो गई? 75। मार्केट वैल्यू हो गई 75, 1 साल बाद ठक वैल्यू गिर के 75 हो गई। ठीक है, अब कान खोलो, जब कभी भी वैल्यू गिरेगी दैट्स नुकसान, बुराई है ना। आपने बचपन में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और प्रूडेंस कहता है बुराई को 1 सेकंड में पीएल में बुक करो, 1 सेकंड, ज्यादा बातें नहीं। जैसे ही बुराई आई लॉस को फौरन से 1 सेकंड में पीएल में बुक करो। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कॉस्ट से नीचे जैसे ही जाएगा फौरन से एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो डबल एंट्री ये बनेगी, एक्सपेंस डेबिट
P&L डेबिट 25, P&L डेबिट 25 और लैंड क्रेडिट 25 जनाब। P&L डेबिट 25 और लैंड क्रेडिट 25 और इसकी लॉजिक क्या है? प्रूडेंस। लॉजिक क्या है? प्रूडेंस। बुराई 1 सेकंड में बुक करेंगे। तो कॉस्ट से नीचे जब भी एसेट जाएगा तो 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट कर देंगे, 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है, डन। अब बच्चे ने जब ये 2 केस पढ़े तो उसने अपनी मशीन चलाई, थोड़ी सी सोचा, बोला एक सवाल है। मैंने कहा क्या? बोला आपने 2 केस कराए सिंपल के, एक बार ऊपर गया और फिर खरीदा और डायरेक्ट नीचे गया। बोला सर अगर ऐसा हो, केस 3 और 4 में बता रहा हूं सर, अगर ऐसा हो कि हमने एसेट बाय किया हमने, और पहले एसेट की वैल्यू ऊपर गई और फिर अगले साल नीचे आ गई, यानी अपवर्ड होने के बाद डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा? इसी तरह बच्चे ने बोला अगर एसेट बाय किया, पहले डाउनवर्ड हुआ और फिर अपवर्ड हुआ तो क्या होगा? तो ये केसेस भी हैं, डाउनवर्ड और डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड से क्या होगा। आइए सुने। अब मैं केस 3 और केस 4 की फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूं। अब सुने, ये देखो एसेट 100 मिलियन का बाय किया, देखते रहो। 1 साल बाद एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 140। फिर उसके 1 साल बाद ये हो गई 80 मिलियन। ठीक है, देखो पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। अब देखो जब एसेट 100 से 140 पे गया होगा, अभी पढ़ाया था, जब 100 से 140 पे गया होगा तो ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। और कॉस्ट से ऊपर एसेट जब भी जाता है, आंख बंद करके रिवैल्यूएशन रिजर्व। कॉस्ट से ऊपर जब भी जाता है तो आंख बंद करके रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो पहली एंट्री ये बन जाएगी, लैंड डेबिट 40 मिलियन और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 40 मिलियन। लैंड डेबिट 40 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 40। सही, लैंड डेबिट 40 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कितना? 40। अब क्या हुआ? 140 पे आ गया। अब अगले साल ये 140 से एकदम 80 पे गया, 140 से एकदम 80 पे गया। अब जरा सब्र रखना, पहले मुझे एक स्केच बनाने दो समझाने के लिए। देखो आपने एसेट लिया था 100 रुपए का, देखो इधर ये हो गया था 140 का, तो आपने 40 का रिजर्व बुक कर लिया था। अब 140 से इधर देखो, 140 से एकदम एसेट गिरा और एसेट आ गया है अब 80 पे। कहां गया है? अब इसकी मार्केट वैल्यू 80 हो गई है, नजर आ रही है? ये देखो 100 से पहले 140 पे गया तो आपने 140 का, आप 100 से 140 पे ले गए तो 40 का रिजर्व आपने बुक कर लिया। अब वेरी नेक्स्ट ईयर आप 140 से 80 पे ले आए हो, तो पहला स्टेप, जब एसेट एसेट को देखो, बाकी सब चीजों को छोड़ो, जब एसेट 140 से 80 पर आया तो एसेट एग्जैक्टली 60 से कम हुआ। एसेट एग्जैक्टली 60 से कम हुआ तो आपने एसेट कम हुआ तो एसेट को तो आपने बच्चों की तरह क्रेडिट कर दिया, पक्का? अब जरा गौर से देखें, स्क्रीन पे देखें। बच्चे ने कहा सामने एंट्री क्या बनी? कि मैंने कहा मैं बना रहा हूं एंट्री। सुने, अभी पिछले साल आप एसेट को 100 से 140 पे ले गए थे। अभी पिछले साल एसेट को 100 से कहां ले गए थे? 140 पे ले गए थे। हाँ, अब 140 से दोबारा आप एसेट को वापस ला रहे हो, देखो 140 से। तो पिछले साल जब आप एसेट को 100 से 140 पे ले गए थे तो आपने 40 का रिजर्व बुक किया था, और वो 40 का रिजर्व इसलिए बुक किया था क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन अब तो दोबारा गिर गई है ना। तो सबसे पहले जब नीचे आओगे ना, तो पहले उस रिजर्व को रिवर्स कर देना, उस रिजर्व को खत्म कर देना। तो रिजर्व बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, खत्म होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो जब नीचे आओगे, देखो जब यहाँ नीचे आना शुरू हो गई, देखो तो पहले अपना 40 का रिजर्व खत्म करना, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 40। और जरा सोचो, जब एक बार 100 पे पहुंच गए ना, अब 100 से नीचे का जो सफर है, कॉस्ट से जो नीचे का सफर है, वो 1 सेकंड में पीएल में जाता है, क्योंकि अब तो रिजर्व ही नहीं रहा। तो अब तो हर खर्चा, हर नुकसान पीएल में जाएगा। सही है, तो रिमेनिंग अमाउंट पीएल में चले जाएगा। सही, तो बेटा जहन में रखना, ये जो सेकंड ईयर है ना, ये एंट्रीज कौन सी है? अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड, अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड।
अब मैं बच्चों को कई बार इसकी बड़ी एक सिंपल समरी देता हूं, आप सुने वो समरी, बस यूं जहन में रखें कि आज के बाद कोई भी एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो, आज के बाद कोई भी एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो, आज के बाद कोई भी एसेट क्या हो रहा हो, डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो, तो बस एक नजर देख लेना कि कहीं उसका कोई पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा। आज के बाद कोई भी एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो तो बस एक नजर देख लेना कि कहीं उस एसेट का कोई पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा। अगर पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हो तो पहले उस रिजर्व को खत्म करना और फिर पीएनएल में चार्ज करना। दैट्स इट, खत्म। सही। अब केस 4 अब क्या होगा, केस 4 में पहले हम डाउनवर्ड जाएंगे डायरेक्ट खरीदते और फिर अपवर्ड जाएंगे। देखें यहां कॉस्ट 100, मार्केट वैल्यू 70, देन मार्केट वैल्यू 125। ठीक है, अब देखें यहां सामने, देखें एसेट लिया 100 का, डायरेक्ट पहले साल उसकी वैल्यू गिर गई। एसेट लिया 100 का, डायरेक्ट पहले साल उसकी वैल्यू गिर गई, तो 100 से 70 पे आई। तो आपको पहले बोला था जैसे ही डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, अभी तो कोई रिजर्व पड़ा ही नहीं है, अब ये भी एसेट लिया है, तो डायरेक्ट वैल्यू गिरी तो डायरेक्ट पीएनएल प्रूडेंस। पीएनएल डेबिट एंड योर एसेट क्रेडिट। ठीक है, पीएनएल डेबिट 30 और लैंड क्रेडिट 30। सही है, एसेट आ गया 70 पे। अब बताएं 70 से एकदम कितने पे गया, 125। 70 से एकदम गया 125 का, सामने देखें आप। तो जब 70 से 125 पे गया तो एसेट मेरे ख्याल से 40 नहीं 55 से ऊपर गया है। 70 पे था और 125 पे आ गया, तो एसेट एग्जैक्टली 55 से ऊपर गया है। तो एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एसेट 55 से डेबिट। अब देखें स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड के अल्फाज सुने और सोचें, आप लोग आराम से सोचें। स्टैंडर्ड कहता है कि अभी लास्ट ईयर आपने 30 रुपए का एक्सपेंस बुक कर दिया था, लास्ट ईयर आपने 30 रुपए का एक्सपेंस बुक कर दिया था। वो आपने इसलिए बुक किया था क्योंकि आपकी नजर में एसेट की वैल्यू गिर गई थी, लेकिन अब वो वैल्यू दोबारा बढ़ गई है ना, इसका मतलब वो नुकसान हुआ तो नहीं, वो नुकसान हुआ तो नहीं। तो वो जो एक्सपेंस बुक किया था वो गलत बुक किया था, तो अब उस एक्सपेंस को रिवर्स कर दो। एक्सपेंस को रिवर्स करोगे तो इनकम आ जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो उनके अल्फाज सुनो। जितने एक्सटेंट, वर्ड सुने, जितनी हद यानी जितने एक्सटेंट तक का आपने पिछले साल एक्सपेंस, पास्ट में एक्सपेंस बुक किया है ना, उतनी पहले इनकम बुक करना, उतनी पहले इनकम बुक करना, और बाकी जो अपवर्ड होगा ना, वो कॉस्ट से भी ऊपर जा रहा है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बुक कर देना। तो 30 की इनकम रिवर्स हो जाएगी, 30 की इनकम रिवर्स हो जाएगी। हाँ, और जब आप 30 की इनकम रिवर्स करोगे तो कॉस्ट पे आ जाएगा, और कॉस्ट से जब ऊपर जाएगा, 100 कॉस्ट है, 100 से 125 तक का जो सफर है ना, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। तो 25 रुपए से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। सही है, ओके, 25 रुपए से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद अपवर्ड हो, डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड हो, तो जितने एक्सटेंट तक का आपने पास्ट में एक्सपेंस बुक किया है, पहले उतनी ही इनकम बुक करोगे, पहले उतनी इनकम, और अगर उससे भी ऊपर बात जा रही है तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। बस ये 4 केसेस ध्यान में रखने, प्लीज।
अब नेक्स्ट हेडिंग रिवैल्यूएशन, ये यहां देखें बेटा, रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स भी रिवैल्यू होते हैं। एग्जाम्पल बिल्डिंग से बात करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने ईयर 0 पे एक बिल्डिंग बाय की है 10,000 की, उसकी लाइफ है 5 years। ये ईयर 1 है, देखते रहो बेटा। मैंने ईयर 0 पे एक बिल्डिंग बाय की है 10,000 की, उसकी लाइफ है 5 years और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो आप सबको पता है जब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो हम उसको जीरो लेते हैं। जब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो हम उसको क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है। और जब कोई मेथड नहीं लिखा होता तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2,000। 10,000 डिवाइड बाय 5, 2,000, सही है। नेक्स्ट ईयर की भी हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 2,000। तवज्जो से देखते ना बेटा प्लीज। बताओ ईयर 2 के एंड पर एनबीवी कितनी आई, 6,000। ईयर 2 के एंड पर आपकी एनबीवी कितनी आ गई, 6,000। 10,000 का एसेट लिया था, 2,000 से डेप्रिशिएट करा, तो 2 साल बाद एनबीवी कितनी आ गई, 6,000 की, सही है। अब अल्लाह की शान, 2 साल बाद मार्केट वैल्यू में मटीरियल चेंज आया, मटीरियल चेंज। तो जब कभी भी मार्केट वैल्यू में मटीरियल चेंज आएगा और आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो आपको रिवैल्यू करना होगा। तो जब हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की ना, तो मार्केट वैल्यू हो गई थी 14, कितनी हो गई थी, 14,000 हो गई थी, सही है। बताओ अब आप जिस दिन रिवैल्यू कर रहे हो उस दिन एनबीवी 6,000 है, एनबीवी कितनी है, 6,000, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 14। तो 6 से 14 पे जाओगे तो अब आपका एसेट ऊपर चलेगी 8,000 से, रिवैल्यूड बाय 8,000, ठीक है। रिवैल्यूड बाय हो गया 8,000, रिवैल्यूड बाय हो गया 8,000, ओके, पक्का। अब मेरी एक बात सुने, और से मेरी बात को सुने जनाब। बात ये है कि ईयर 2 के एंड पर मुझे अब आपको एंट्रीज सिखानी है। अभी तक जो एंट्रीज आप पढ़ रहे थे, कान खोलें, अभी तक जो आप एंट्रीज पढ़ रहे थे वो नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट जमीन के लिए पढ़ रहे थे। अब आप बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हो, अब आप बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हो, अब आप बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हो, बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हो, ओके, सही। तो अब मैं जरा बिल्डिंग की बात करने जा रहा हूं। तो इसीलिए जनाब सामने देखें, मैंने क्या करा, मैंने इस वक्त कुछ अकाउंट्स बना रहा हूं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़े हैं। आप लोगों को याद है बचपन में एक अकाउंट पढ़ते थे, मशीन कॉस्ट अकाउंट, जिसको नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट भी कहते थे, जिसमें मशीन्स अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती थी, भूल गए। तो मैंने एक अकाउंट बनाया, देखो आपके सामने यहाँ, ये रहा, ये देखो, बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। और मैंने आपके सामने एक और अकाउंट बनाया, यहां बना रहा हूं, देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सही है। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बताओ, बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट नजर आ रही होगी, तो आज से 2 साल पहले एसेट हमने कितने का लिया था, बताओ, 10,000 का, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आज तक की डेप्रिसिएशन नजर आ रही होगी 2 सालों की, 4,000, और इसका नेचर होता है कॉन्ट्रा एसेट, तो यहाँ क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, सही। तो बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट नजर आ रहा होगा, और एक तरफ नजर आ रहा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक तरफ नजर आ रहा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आज तक की डेप्रिसिएशन 4,000, पक्का, हाँ ऐसा ही है, सही। अब आप क्या करोगे, जिस दिन रिवैल्यूएशन करने जा रहे हो उस दिन ये हालात हैं, जिस दिन रिवैल्यूएशन करने जा रहे हो उस दिन ये हालात हैं। अब याद रखना, डेप्रिशिएट एसेट को रिवैल्यू करोगे ना, डेप्रिशिएटिंग एसेट को, तो उसके 3 कदम है, बस 3 स्टेप है, ब्लाइंडली फॉलो करो, हमेशा सही आंसर आएगा। 3 स्टेप है, ब्लाइंडली फॉलो करो, आंसर सही आएगा। पहला स्टेप आंखें और कान खोलो, चेक करना एसिड अपवर्ड रिवैल्यू हुआ या डाउनवर्ड। पहला स्टेप चेक करना एसिड अपवर्ड रिवैल्यू हुआ या डाउनवर्ड। बताओ 6,000 से आप 14 पे गए हो, 6 से कितने पे गए हो, 14 पे, तो एसिड 8,000 से ऊपर गया है, तो अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है तो इक्विटी में जाएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन इक्विटी में जाती है। तो सबसे पहला स्टेप ये देखो, आपने यहाँ एंट्री बनाना शुरू किया है, देखो आपने लिखा रिवैल्यूएशन रिजर्व
क्रेडिट 8000, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कितना 8000, 6000 पे खड़े थे 14 पे आ गए, 8000 से अपवर्ड गए, अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगी। हाँ अगर ये डाउनवर्ड होती तो एक्सपेंस हो जाता पीएनएल में। ठीक है, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, आराम से सुनो। स्टेप नंबर 2, जब भी हम किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं, कभी जब भी हम किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसका एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। उसका एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है तो हम एसेट को आज के बाद नए नए सिरे से डेप्रिशिएट करते हैं। इट्स लाइक अ न्यू जन्म, इट्स लाइक अ न्यू पैदाइश। यानी समझ लो पुराना एसेट खत्म हो गया, बिक गया और नया एसेट खरीदा, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। तो जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को रिवैल्यू करते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट को, तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रीसेट टू निल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, रीसेट टू निल कर देते हैं और आज के बाद नए सिरे से डेप्रिशिएट करेंगे। तो बताओ, आंखें खोल के देखो स्क्रीन पे, इस एसेट की आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है 4, एसेट की आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है 4000, और वो किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे है ना, तो अब उसको खत्म करेंगे तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। ये देखें, तो मैंने यहाँ लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4000 से डेबिट। ठीक है, तो मैंने दो स्टेप आपके सामने रख दिया। नंबर 1 अपवर्ड रिवैल्यूएशन थी, अपवर्ड हो रहा था तो इक्विटी बुक की रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से। नंबर 2 इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन को रीसेट टू निल कर दिया। और तीसरा स्टेप, आखिरी स्टेप, थर्ड और आखिरी स्टेप क्या है, आप देखें एंट्री बैलेंस है या नहीं है, आंखें खोल के देखो, देखो एंट्री बैलेंस नहीं है ना। अब बताओ एंट्री में कहां कमी है, एंट्री में जिस साइड पे भी जहां भी कमी हो, डायलॉग सुनो, जिस साइड पर भी जहां भी कमी हो वो एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। तीसरा स्टेप क्या है, जिस साइड पर भी जहां की भी कमी हो एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। तो मैं यहाँ डेबिट साइड पे लिख दूंगा बिल्डिंग, बिल्डिंग देख लो कितना है 4000। ठीक है, अब देखते हैं काम सही हुआ है गलत हुआ है, आपको अब एविडेंस मिल जाएगा, एविडेंस दे रहा हूं। आपने इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पोस्ट करा है, देखो 4000, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया निल, सही है। अच्छा बताओ बिल्डिंग कितने से डेबिट हो रही है, बोलो। बिल्डिंग 4000 से डेबिट हो रही है, ये देखो यहाँ, तो आपने यहाँ बिल्डिंग को 4000 से डेबिट कर दिया। अब देखते हैं बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस क्या आया, क्या आया बोलो, 14 आया। अब जरा गौर करें, गौर करें, सब गौर करें, देखें यहाँ, देखें, गौर करें, सामने देखें। आप बताएं जैसे ही रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बना के यूं उठे, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बना के यूं उठे, तो आपके बिल्डिंग के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 14,000। आपके बिल्डिंग के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 14,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। हाँ, आपके बिल्डिंग के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 14,000 का आ रहा है, पक्का, डन। और बताओ एसेट की मार्केट वैल्यू भी कितनी थी, 14 थी ना, एसेट की मार्केट वैल्यू क्या थी 14, तो आ गया है ना, बिल्डिंग मार्केट वैल्यू पे आ तो गई। तो ये उसूल है कि जिस दिन आप रिवैल्यूएशन की एंट्री बना के उठोगे तो जो मार्केट वैल्यू है वो एसेट के अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और एक और बात बोलता हूँ, रिवैल्यूएशन का लफ्जी तर्जुमा है एसेट को मार्केट वैल्यू पे लाना, तो आ तो गया मार्केट वैल्यू पे, खत्म, सही, देख लो। अब ये तो मैंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन से एंट्रीज बनाई और बाकायदा इट इज वर्किंग। हाँ, बच्चे ने कहा यार हमें लग रहा है डाउनवर्ड में अगर ऐसी सही डाउनवर्ड बना के दें, चलो डाउनवर्ड से ही बना के देते हैं, एक सैंपल आपको डाउनवर्ड का भी चेक करा देते हैं। चलो सेम सेम क्वेश्चन यूज करूंगा लेकिन डाउनवर्ड करते हैं। चलो यहां देखें,
चेक करें, कॉस्ट है 10,000, लाइफ इज 5 years, तो 10,000 डिवाइड बाय 5 कितना है? 2,000 की डेप्रिसिएशन आ गई, यहां भी 2,000 की डेप्रिसिएशन आई, हाँ, तो ईयर 2 के एंड पर एनबीवी कितनी आ गई? 6,000। ओके, अब आपने क्या करा, ईयर 2 के एंड पे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, ईयर 2 के एंड पर आपने कैलकुलेट की मार्केट वैल्यू, तो ईयर 2 के एंड पे मार्केट वैल्यू हो गई थी 4,500। देखा, वैल्यू गिर गई, इस बार वैल्यू गिर गई, कितने से डिवैल्यू हुआ? इस बार डिवैल्यूड बाय 1500, डिवैल्यू कितने से हो गया? 1500 से। सही है, ओके। देखो वही सवाल है, बस वैल्यू गिरा दी है मैंने। अब इससे पहले कि मैं एंट्रीज बनाऊं, मुझे वही 2 अकाउंट्स बनाने होंगे। बताएं, एक होगा हमारा कौन सा? बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट, सही है। इस अकाउंट में एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट नजर आ रही होगी कितनी? 10,000। दूसरा अकाउंट होगा हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। उसमें एसेट की आज तक की डेप्रिसिएशन नजर आ रही होगी 4,000। उसमें एसेट की आज तक की डेप्रिसिएशन नजर आ रही होगी कितनी? 4,000। ऐसा ही है। अब डन, पक्का? अब आइए मैं एंट्रीज बनाता हूं। इस दिन ईयर 2 के एंड पे एंट्रीज बना रहा हूं, ईयर 2 के एंड पे ये हालात है। प्लीज 3 कदम थे, 3, बस 3 स्ट्रिक्ट स्टेप्स और कुछ नहीं। नंबर 1, चेक करो एसेट अपवर्ड हुआ है डाउनवर्ड? अपवर्ड हुआ है डाउनवर्ड? डाउनवर्ड हुआ है ना, कितने से? 1500 से। डाउनवर्ड हुआ है 1500 से, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस बुक करेंगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इमीडिएटली पीएल में जाएगी। ठीक है, ये देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1500, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, जब भी किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। उसका डेप्रिसिएशन पैटर्न क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज के बाद वो नए सिरे से डेप्रिशिएट होता है, तो जितनी भी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसको रीसेट टू निल, खत्म कर देते हैं। तो देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने खत्म कर दिया, 4,000। सही है, जरा मुझे ये बताएं, क्या ये डबल एंट्री बैलेंस है? क्या ये डबल एंट्री बैलेंस है? नहीं। अब बताओ, मैंने तीसरा स्टेप क्या बताया था? जिस साइड पर भी जितने की भी कमी हो वो एसेट के अकाउंट में ले जाओ, जिस साइड पर भी जितने की भी कमी हो वो एसेट के अकाउंट में ले जाओ। इधर देखो कितने की कमी है, 5,500, इधर लिख दिया बिल्डिंग 5,500। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलो मैंने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 से खत्म करी, ये तो हो गया 0, निल। और ये आपके पास बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने 5,500 से कम कर दी। सही, देखते हैं बिल्डिंग के क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। 10,000 की कॉस्ट में से 5.5 निकालो, देख लो भाई, आपके सामने, आपके सामने है, ये देखें, आपके सामने है 4,500। इसका मतलब जैसे ही आप रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बना के हटे, तो जो मार्केट वैल्यू वो एसेट के अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट होती है, वो एसेट के अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट होती है।
अब सुने अब जरा एडवांस लेवल पे जाते हैं, हल्का सा। वैसे तो F3 में भी अब ये पढ़ाया जाता है, आजकल F3 में भी अब ये कराया जाता है, किट में आ चुका है F3 की भी, लेकिन वो जरा बच्चों के लिए नॉन रूटीन होता है F3 लेवल पे, लेकिन यहाँ रूटीन होगा। सही। अच्छा, आप लोगों ने रिटेन अर्निंग का नाम सुना है? सबने रिटेन अर्निंग का सबने सुना ही होगा। यहाँ तक कैसे पहुंचे हो? बहुत बार सुना होगा। रिटेन अर्निंग याद करो, ये प्रॉफिट में से सेव करके जो रिजर्व बनता है, प्रॉफिट में से सेव करके जो रिजर्व बनता है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। सही है। और रिटेन अर्निंग भी हमारी इक्विटी का हिस्सा होता है। बल्कि याद रखना, रिटेन अर्निंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। रिटेन अर्निंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। कंपनी चाहे तो डिविडेंड भी बांट सकती है रिटेन अर्निंग में से। कंपनी चाहे तो डिविडेंड भी बांट सकती है रिटेन अर्निंग में से। सही है। ओके, राइट। चलो, अब एक सवाल है, एक बच्चे ने पहले ही पूछ लिया, लेकिन ये मेरा रूटीन लेक्चर का हिस्सा है कि सर एक बार एसेट रिवैल्यू हो गया, एक बार एसेट रिवैल्यू हो गया तो आने वाले वक्तों में अब डेप्रिशिएट कैसे होगा? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही रूटीन चीज आती है एग्जाम में। चलो, अब मैं आपको जो सवाल कराऊंगा ना, उसमें मैं एक एसेट को पहले रिवैल्यू करूंगा, फिर बाद में डेप्रिशिएट करूंगा। अच्छा, मैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज नहीं बनाऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। इवन हमारे फाइनल अकाउंट जब हम पढ़ेंगे उसमें भी मैं एंट्रीज नहीं बनाऊंगा, जरूरत ही नहीं है, ना उसके मार्क्स से ना टाइम होता है एग्जाम में। ये मैंने इसलिए बता दी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक है, उसके कुछ सवाल बगैर एंट्री के नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, और एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। लेकिन एग्जामिनर्स के कोई मार्क्स अब नहीं देता आगे जाके, बस आपको नॉलेज के लिए आपने कर ली। ठीक है, राइट। तो अब मैं एंट्रीज नहीं बनाऊंगा ये रिवैल्यूएशन वाली। चलो, पहले मैं लिख रहा हूं, पूरा स्केच बनाता हूं, फिर हम बात करते हैं। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, पहले आप नोट्स बना रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए नोट्स भी बनते रहे साथ साथ। फॉर अलग से
मैं लिख रहा हूं बेटा, एक साथ फिर बात करते हैं। ओके चलें। चलो बेटा बात सुनो। हमने ईयर 0 पे एक एसेट बाय किया। आपके सामने स्क्रीन अब एग्जैक्ट नजर आ रही है हर चीज की। सुने, हमने ईयर 0 पे एक एसेट बाय किया 10,000 का। ईयर 0 पे एक एसेट बाय किया 10,000 का और उसकी लाइफ थी 5 इयर्स। उसकी लाइफ कितनी थी? 5 इयर्स। 10 और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 0 है, ठीक है। मैंने 10,000 को डिवाइड बाय 5 करा तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई 2,000। ये देखो, पहले साल 2,000 की डेप्रिसिएशन बुक की, फिर मैंने सेकंड ईयर भी 2,000 की डेप्रिसिएशन बुक की। तो 10,000 में से 2 और 2 लेस करे 4,000। तो 2 साल बाद नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 2 साल बाद नेट बुक वैल्यू आ गई 6,000। 2 साल बाद नेट बुक वैल्यू आ गई 6,000। सही है। अब ईयर 2 के एंड पर मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आया, तो मैंने फॉरन से रिवैल्यूएशन किया, मैंने मार्केट वैल्यू निकलवाई। तो एनबीवी तो 6,000 थी। सुनो, एनबीवी तो 6,000 थी, लेकिन मार्केट वैल्यू हो गई 12,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 12,000 हो गई। मार्केट वैल्यू हो गई 12,000। सही है। तो बताओ, मैं जब 6,000 से 12,000 पे जाऊंगा तो एसिड कितने से ऊपर गया? एसिड 6,000 से ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूड बाय 6,000। अब हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ लिया है कि जब ये 6,000 से एसिड ऊपर गया तो 6,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक हो गया होगा। जब ये एसिड 6,000 से ऊपर गया, कान खोलो, तो 6,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक हो गया होगा। 6,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक हो गया होगा। सही है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि एक बार एसेट रिवैल्यू हो गया तो आज के बाद कैसे डेप्रिशिएट होगा? आज के बाद कैसे डेप्रिशिएट होगा? ये वैसे ही होगा, बोलने देना, ये वैसे ही होगा कि याद है सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से वैल्यू चेंज हो जाती थी। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट की वैल्यू चेंज होती थी। हाँ, तो आप फिर वो नई वैल्यू को डिवाइड करते थे ना, नई वैल्यू को। यहां भी ऐसा होगा। तो यहां आपने रिवैल्यू करा तो एसेट मार्केट वैल्यू पे आ गया। यहां आपने रिवैल्यू करा तो एसेट मार्केट वैल्यू पे आ गया। तो अब ये मार्केट वैल्यू इसकी नई वैल्यू है। तो अब फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। देखो, मार्केट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। मार्केट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब बताओ, एसेट की लाइफ थी 5 साल। जागो प्लीज, जागो। एसेट की लाइफ थी 5 साल। 5 साल में से 2 साल गुजर गए थे। 5 साल में से 2 साल गुजर गए थे, तो कितने साल रह गए थे? 3 साल। हाँ, तो अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, मार्केट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। देखो, मार्केट वैल्यू है अब 12,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू है कोई 0 है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। तो अब डेप्रिसिएशन आ गई 4,000 पर एनम। 4,000 पर एनम। तो इसका मतलब, अब देखो इधर, ईयर 3 में भी 4,000 की डेप्रिसिएशन बुक करोगे, ईयर 4 में भी 4,000 की डेप्रिसिएशन, और ईयर 5 में भी 4,000 की डेप्रिसिएशन बुक करोगे, और यूं एसेट इन दी एंड खत्म हो जाएगा। यूं एसेट इन दी एंड खत्म हो जाएगा। सही। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा? अब ट्विस्ट सुनो। ईयर 5 पे हमने एसेट पूरा खत्म हो गया, हमने स्क्रैप कर दिया, 0 पे ही बेच दिया। जाओ सुनो, जब हमने एसेट को बेचा, मेरी तरफ देखें, अब मेरी तरफ देखना है आपने। जब हमने एसेट को बेचा और बेच के घर आए, जब हमने एसेट को बेचा और बेच के घर आए, तो एकदम एक बात याद आई। ओहो, एक चीज याद आई कि यार इस एसेट को हमने रिवैल्यू भी तो किया था। हमने इस एसेट को रिवैल्यू भी तो किया था, तो इसका एक पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व भी तो पड़ा होगा। इसका एक पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व भी तो पड़ा होगा। तो उस रिवैल्यूएशन तो बेच दिया, एसेट तो बेच दिया, तो क्या आप उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को सजा के रखें? नहीं।
अब उसको रियलाइज कर लेंगे। रियलाइज का मतलब, कान खोलो, उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। जब भी बोलूं रिवैल्यूएशन रिजर्व को रियलाइज कर लेंगे, इसका मतलब उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करके रिटेन अर्निंग में, उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। सुनो, तो आपके पास ये एंट्री आ जाएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 6000 और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 6000। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 6000 और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 6000। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 6000। सही है, ये इसको रियलाइज कर देंगे। ये एक ऑप्शन है कि आप आराम से एसेट को डेप्रिशिएट करते रहें और जब उसकी जिंदगी खत्म हो या जब उसको बेच रहे हो, इन शॉर्ट जब बेच रहे हो तो एक साथ पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज कर लें, एक साथ पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज कर लें, एक साथ पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज कर लें। ठीक है, एक और ऑप्शन भी है, एक और ऑप्शन भी है। आपने एक चीज पढ़ी, मैचिंग प्रिंसिपल, कि जब एसेट रिवैल्यू होने के बाद, रिवैल्यू कब हुआ था, ईयर 2 के एंड पे, एसेट रिवैल्यू कब हुआ था, ईयर 2 के एंड पे, तो रिवैल्यूएशन होने के बाद 3 साल यूज हुआ ना। तो कहने वाले ने कहा कि इसको आप एक साथ एंड में जाके क्यों रियलाइज कर रहे हैं, इसको स्प्रेड करके रियलाइज करवाएं ना, इसको स्प्रेड करके रियलाइज कराएं। तो आईएएस ने इसकी इजाजत दी है। देखिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैंने कुछ लिखा है, पढ़ें। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज देयर आर 2 ऑप्शंस। नंबर वन रियलाइज कंप्लीट रिजर्व एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, रियलाइज कंप्लीट रिजर्व एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और नंबर 2 क्या है, रियलाइज रिजर्व ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, रियलाइज रिजर्व ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट। सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप रियलाइज करेंगे ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट। यानी क्या करेंगे, एक मिनट में समझाता हूं। आपने अगर कभी यूं निकालना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज पर एनम, रियलाइज पर एनम, ये देखो, तो ये होगा जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, टोटल 6000 पड़ा है, डिवाइड कर देना उसको रिमेनिंग लाइफ से, जितना भी रिजर्व पड़ा होगा आपका टोटल, उसको डिवाइड कर देना रिमेनिंग लाइफ से, ये आ गया 2000 पर एनम, 2000 पर एनम। तो अब आप हर साल एक एंट्री बनाना, देखो मैं यहां बना रहा हूं, आप हर साल एक एंट्री बनाना, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, स्प्रेड कर करके हर साल ये एंट्री बनाना, स्प्रेड कर करके हर साल ये एंट्री बनाना, स्प्रेड करके हर साल ये एंट्री बनाना। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। बच्चे ने कहा नहीं समझ में आया। मैंने कहा मैंने लॉजिक दी नहीं है, मैं लॉजिक दे रहा हूं, सुपर लॉजिक दे रहा हूं। ये जो हर साल एंट्री बनाएंगे इसकी सुपर लॉजिक दे रहा हूं, और मैं वो लॉजिक 2-3 बार रिपीट भी करूंगा, आप जम के सुनना उसे, आप टिका के सुनना, वही असल लॉजिक है, वही असल चीज है। बस सुनो, रेडी हो पहले बेटा। जब हमने ईयर 2 से पहले के दौर को देखो, स्क्रीन पे देखो आप, ईयर 2 से पहले जब हमने एसेट को रिवैल्यू नहीं किया था, रिवैल्यू नहीं किया था, तो उस एसेट की एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी होती थी, 2000। ईयर 2 से पहले जब हमने एसेट को रिवैल्यू नहीं किया था, तो उस एसेट की एक साल की डेप्रिसिएशन होती थी 2000। और जैसे ही हमने रिवैल्यू करा, तवज्जो, जैसे ही हमने रिवैल्यू करा, एसेट की एक साल की डेप्रिसिएशन हो गई 4000। आंखों से देख लो, आंखों से देखो, आंखें खोलो, सोचो। जब हमने एसेट को रिवैल्यू नहीं किया था, तो उस एसेट की एक साल की डेप्रिसिएशन होती थी 2000, ये थी ना, ये देखो, ये रही। और जैसे ही हमने रिवैल्यू करा, तो उसके एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 4000। इसका मतलब, अब कान खोल के सुनो, रिवैल्यूएशन करने की वजह से हर साल एक एक्स्ट्रा 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 इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 2000 का राइज हुआ। हर साल की इनकम स्टेटमेंट में, हर साल की इनकम स्टेटमेंट में एक एक्स्ट्रा, एक इंक्रीमेंटल, एक एक्सेस डेप्रिसिएशन 2000 का राइज हुआ होगा। इधर देखो, अब जब 2000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन राइज हुआ होगा, इधर देखो, जब हर साल 2000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अराइज हुआ होगा, एक्सपेंस, तो जब आप एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हर साल बुक करोगे,
तो हर साल का प्रॉफिट भी तो 2,000 रुपए से गिरेगा, हर साल का प्रॉफिट भी तो 2,000 रुपए से गिरेगा। हाँ, और जब हर साल का प्रॉफिट 2,000 रुपए से गिरेगा तो हर साल की रिटेन अर्निंग भी 2,000 से गिरेगी, क्योंकि प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग में घुस जाता है, प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग में शामिल हो जाता है। याद है? वापस रिपीट बेटा, रिवैल्यूएशन जब करोगे अपवर्ड तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके आने वाले कल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ेगा। हाँ, तो इसकी वजह से एक एक्सेस एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अराइज होगा। मेरे सवाल में 2,000 का राइज हुआ है, क्योंकि मेरी पुरानी डेप्रिसिएशन थी 2 और नई 4 है, पुरानी 2 है और नई 4 है, तो 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अराइज हुआ है। तो जब एक्स्ट्रा एक्सपेंस अराइज होगा 2,000 का, तो उस 2,000 रुपए से प्रॉफिट भी तो गिरेगा। जब 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अराइज होगा तो उससे 2,000 रुपए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और जब 2,000 रुपए का प्रॉफिट गिरेगा तो उससे 2,000 रुपए की रिटेन अर्निंग भी गिरेगी। तो इस तरह तो हर कंपनी डीमोटिवेट हो जाएगी। जो लोग भी अपने एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे उनकी रिटेन अर्निंग गिर जाएगी, जो लोग भी अपने एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे उनकी रिटेन अर्निंग गिर जाएगी, तो लोग तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, कोई रिवैल्यू करेगा ही नहीं। तो आईएएस ने क्या कहा बताऊं, कि जब यहां से रिटेन अर्निंग गिर रही है ना, एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से रिटेन अर्निंग गिर रही है ना, तो तुम जैसे ही एंट्री बनाओगे, एंट्री देखो ये वाली, ये देखो, ये वाली एंट्री देखो, तुम जैसे ही एंट्री बनाओगे रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की, तो इसमें रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। इसमें रिटेन अर्निंग देखो एग्जैक्ट 2,000 से बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा, ऑफसेट नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, यानी आपकी रिटेन अर्निंग पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, आपकी रिटेन अर्निंग पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। नहीं समझे यार? क्या करें, मुश्किल है, सोचो यार। मैं फिर बोलता हूं, जब आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करोगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके आने वाले कल का डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अराइज होगा। जब एक्स्ट्रा एक्सपेंस अराइज होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, तो हर साल का प्रॉफिट गिरेगा, हर साल का प्रॉफिट गिरेगा तो हर साल की रिटेन अर्निंग गिरेगी। तो रिटेन अर्निंग गिर रही है ना, तो उसके ऑफसेटिंग, उसके मुकाबले में उसने रिटेन अर्निंग को यहां से बढ़ाने की इजाजत दे दी, ताकि नेट इफेक्ट 0 हो जाए, और बिल्कुल 0 ही होगा। ठीक है? और आज एक और बात कान खोल के सुन लो, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज पर एनम मैंने निकाला है ना, मैंने कैसे निकाला है? मैंने निकाला है रिवैल्यूएशन रिजर्व डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। मैंने निकाला है रिवैल्यूएशन रिजर्व डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। इसका एक और तरीका भी है, क्या बताऊं? पुरानी डेप्रिसिएशन और नई डेप्रिसिएशन का फर्क, बस पुरानी डेप्रिसिएशन और नई डेप्रिसिएशन का फर्क यही अमाउंट आएगा, हमेशा हमेशा। खत्म। देख लो भाई, अब आपके सामने है सब। अब ये थ्योरी भी पढ़ लें, पढ़ें थ्योरी अब पूरी, पढ़ें ये सारी। सेकंड वाला पॉइंट लाजमी पढ़ें, सेकंड वाला पढ़ें लाजमी। एक मैसेज करें मुझे, बात समझ गए? ये वाला कॉन्सेप्ट टेक्निकल था, एक मैसेज कर दें प्लीज। अब थोड़ी बहुत बात करता हूं आज, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है? थोड़ी बात करता हूं। अब मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज 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 सुने।
चलो अब मैं जो बोल रहा हूँ आपने सुनना गौर से होगा, सुनना होगा, उसमें बहुत सारे मसाइल का हल है। आज के बाद कभी भी रिवैल्यूएशन का सवाल है और डेप्रिशिएटिंग एसेट हो, कान खोल लो बेटा सब। आज के बाद कभी भी रिवैल्यूएशन का सवाल आए और डेप्रिशिएटिंग एसेट हो, तो ये निगाहें, ये आंखें सबसे पहले क्या ढूंढेंगी? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या ढूंढेगी? बोलो, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। सही है, पक्का? अब इसके 3 केसेस एग्जामिनर देता है, 3। पहला केस, केस नंबर 1, एसेट साल के पहले दिन रिवैल्यू हुआ है। देखो, एसेट रिवैल्यू कब हुआ है? साल के पहले दिन। देखते रहो और सुनते रहो, देखते रहो सुनते रहो। तो अगर एसेट पहले दिन रिवैल्यू हुआ है तो पहले दिन ही उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो जब पहले दिन ही वैल्यू चेंज हो गई तो इस साल की जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो अपडेटेड अमाउंट पे निकलेगी। इस साल की जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो अपडेटेड अमाउंट पे निकलेगी। सही है, ओके। अगर एसेट साल के पहले दिन रिवैल्यू हो गया है तो एसेट की वैल्यू पहले दिन ही चेंज हो जाएगी। तो इस साल की जो डेप्रिसिएशन निकलेगी ना, ये जो साल नजर आ रहा है, वो अपडेटेड अमाउंट यानी मार्केट वैल्यू पे निकलेगी। किस पे निकलेगी? मार्केट वैल्यू पे। सही है। दूसरी बात, जब अपडेटेड अमाउंट पे निकलेगी तो वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगी बढ़ी हुई, तो फिर इस पूरे साल रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री बनेगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री भी बनेगी अगर पॉलिसी हुई तो। सही, ये 2 बातें याद रखना। अब केस 2, केस 2, कभी कभार एसेट आपने पढ़ा है बचपन में, ईयर के मिड में रिवैल्यू होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू होता है। तो जब भी एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा है, अब दिमाग खोलो, सुनो, तो इसका मतलब आधा साल तो गुजर गया। जब ईयर के मिड में एसेट रिवैल्यू हो रहा है तो आधा साल तो गुजर गया। तो आधे साल जो गुजरा हुआ पहला आधा साल है, उसकी डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में निकलेगी, उसकी डेप्रिसिएशन पुराने स्टाइल में निकलेगी। फिर हम एसेट को रिवैल्यू करेंगे ईयर के मिड में, और रिमेनिंग हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन निकलेगी अपडेटेड। रिमेनिंग हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन निकलेगी अपडेटेड स्टाइल में यानी मार्केट वैल्यू पे। सही है, रिमेनिंग हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन निकलेगी अपडेटेड स्टाइल यानी मार्केट वैल्यू पे। सही है। एक और बात सुनो, जब जो रिमेनिंग हाफ ईयर यानी आखिरी आधा साल है वो मार्केट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकलेगी तो वो ज्यादा होगी। तो आखिरी आधे साल में आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री बनानी है। आखिरी आधे साल में आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री भी बनानी है ताकि एक्सेस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल हो अगर पॉलिसी है तो। ठीक है। और सबसे आसान केस अल्लाह करे वही आए, वो जो अभी हम कर रहे थे ऊपर, कि एसेट साल के आखिरी दिन रिवैल्यू हुआ है। एसेट साल के आखिरी दिन रिवैल्यू हुआ है। अगर एसेट साल के आखिरी दिन रिवैल्यू हुआ है, इसका मतलब पूरा साल गुजर गया। इसका मतलब पूरा साल गुजर गया। ठीक है। तो अब पहले ओल्ड स्टाइल में डेप्रिशिएट करो, इस पूरे साल को ओल्ड स्टाइल में डेप्रिशिएट करो, फिर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाओ। ठीक है। और अब जो नई डेप्रिसिएशन निकलेगी वो आने वाले साल अगले साल से निकलेगी। अब जो नई डेप्रिसिएशन निकलेंगी जो अपडेटेड साल में, वो आने वाले साल से निकलेंगी। ये वाला साल तो गुजर गया। ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन का मतलब ये साल तो एंड हो गया ना बेटा। तो इस साल की डेप्रिसिएशन यानी मेरे एग्जांपल में 31 दिसंबर 08 की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में निकलेगी और फिर रिवैल्यू होगा, और आने वाले साल में फिर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। सही है। और फिर ऐसे केस में आने वाले साल में रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज होगा, इस साल नहीं होगा, इस साल नहीं होगा। सही, ओके। चले, मैं आज इतना ही रख रहे हैं। बहरहाल मैं एक फिर रिमाइंडर दे रहा हूं कि बेटा अब ईपीएस की बुक रीडिंग आप सबकी हो जानी चाहिए। अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत माजरत, अपना स्टडी टेक्स्ट रीड करना शुरू कर दें अगर आप वाकई पेपर देना चाह रहे हैं तो। ठीक है, थैंक। अच्छा, मैं कमिंग वीक में पूरी कोशिश यही होगी, मैं 3 क्लासेस लूंगा। लास्ट वीक तो एक अनफोर्सीन इशू आ गया था, इस वजह से बीमारी हो गई थी। इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।